हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SBSV एकेडमी। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोज कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं लेसन 7 की तरफ। लेसन का नाम है डिजिटल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, यानी जो हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि अभी हम कुछ कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा कि आप लोग परेशान हो रहे हैं कि हमको मॉडल पेपर दीजिए या प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराइए, या ऐसा कुछ आप लोगों की मांग है हमने जो देखा। तो देखिए, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट हम पूरी चीज़ हर एक वीडियो में कवर करके चल रहे हैं। अगर आप हमारी पूरी वीडियोस देख भी रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं, जो लोग नहीं किए हैं वो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। बाकी अभी पेपर आने तक एक एक मॉडल पेपर वगैरह जो भी कुछ होगा, हर चीज़ लगभग वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन आप तब तक हमारे पूरे वीडियोस देखें, लगभग हर चीज़ हम पूरी वीडियोस में ही कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो लेसन है डिजिटल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे डिजिटल वीडियो की, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ही वह माध्यम है जो कि सूचना को कंप्यूटर में स्टोरेज में सहायक होता है। यानी डिजिटलाइजेशन ही हमारा वह माध्यम है जो कि सूचना को कंप्यूटर में स्टोरेज में सहायक होता है। स्टोरेज में क्यों सहायक होता है? क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है वो हर एक स्टोरेज हमारा 10 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। जो डिजिटल डाटा हमारा होता है 10 ही होता है। चूंकि वीडियो सिग्नल एनालॉग होता है, अतः इसके डिजिटलाइजेशन हेतु इसे भी उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जो कि PCM में आपने पढ़ी होंगी, अर्थात सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग इत्यादि। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं डिजिटल वीडियो के मूल तत्व। डिजिटल वीडियो के मूल तत्व क्या हैं? तो सबसे पहले PCM ट्रांसमीटर। अब PCM ट्रांसमीटर क्या है? एक PCM ट्रांसमीटर में अग्रलिखित मुख्य क्रियाएं होती हैं। यानी क्या क्रियाएं होती हैं वो हम नीचे देखेंगे। नंबर 1 सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक पल्स ट्रेन द्वारा सैंपल किया जाता है, जिससे पल्स ट्रेन का आयाम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के समानुपाती हो जाता है। जो हमारा पल्स ट्रेन होती है उसका जो आयाम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के समानुपाती हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सैंपलिंग दर को निक्विस्ट रेट या निक्विस्ट दर से अधिक रखा जाता है। शैनॉन सैंपलिंग थ्योरम के अनुसार सैंपलिंग दर को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के उच्चतम आवृत्ति घटक W से दोगुना या उससे अधिक रखा जाना चाहिए, तभी सैंपल से मूल सिग्नल को पूर्णतः पुनः प्राप्त यानी रिकवर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में सैंपलिंग के पश्चात एक पैम सिग्नल प्राप्त होता है। यानी पैम मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें तो हमारा है क्वांटाइजिंग। क्वांटाइजिंग क्या होती है? सैंपलिंग के पश्चात, अब हम लोगों ने सैंपलिंग कर ली, सैंपलिंग के पश्चात प्राप्त सिग्नल, जो हमको सैंपलिंग करने के बाद जो सिग्नल मिल रहा है उसकी डिस्क्रीट टाइम कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होते हैं। कॉन्टिन्यूअस वैल्यूड से तात्पर्य है कि प्रत्येक सैंपल के मान पर कोई प्रतिबंध नहीं होता तथा वह अनंत संभव मानों में से कोई भी मान ले सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वांटाइजिंग द्वारा डिस्क्रीट टाइम कॉन्टिन्यूअस वैल्यूड सिग्नल टू डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल में बदला जाता है। डिस्क्रीट वैल्यूड से तात्पर्य है कि सिग्नल के कुछ निर्धारित मान होते हैं तथा वह उन निर्धारित मानों में से कोई एक मान ही ले सकता है। अतः प्रत्येक सैंपल के मान को उसके निकटतम निर्धारित मान पर राउंड ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे राउंड ऑफ करने क्या मतलब है। जैसे कि मान लो 1.5 वोल्ट है तो इसको कर दिया जाएगा 1 वोल्ट। अगर कहीं 1.7 वोल्ट हो गया तो ये कर दिया जाएगा 2 वोल्ट। मतलब एक राउंड ऑफ कर देना।
जैसे 0.5 से इधर अगर है नीचे वैल्यू है तो उसको उसके पहले कर दिया जाएगा, अगर 0.5 से आगे है तो उसके बाद वाले इंटीजर नंबर में कर दिया जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हो। अब बात करेंगे एनकोडिंग की। तो एनकोडिंग क्या होती है? क्वांटाइजिंग के पश्चात सिग्नल में कुछ निर्धारित स्तर होते हैं तथा प्रत्येक निर्धारित स्तर का एक बाइनरी कोड यानी बाइनरी कोड होता है। अतः क्वांटाइज्ड सिग्नल को बाइनरी रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस बाइनरी सिग्नल को उचित विद्युतीय प्रारूप यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट दिया जाता है ताकि यह बाइनरी डाटा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैटेलाइट टेलीविज़न की। तो सैटेलाइट टेलीविज़न क्या होता है तो देखेंगे आगे। जैसे कि डिजिटल सैटेलाइट टेलीविज़न। सैटेलाइट टेलीविज़न का तात्पर्य है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से टेलीविज़न सिग्नल्स का संप्रेषण तथा सेटअप बॉक्सेस व सैटेलाइट्स के माध्यम से इन सिग्नल्स का रिसेप्शन यानी इनको पहुंचाना। यह सैटेलाइट्स पृथ्वी से 35,730 किलोमीटर यानी 22,200 मील लगभग की ऊंचाई पर स्थित होती हैं, जो हमारी पृथ्वी से 35,730 किलोमीटर। ये पॉइंट दोस्तों याद रखने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन सकता है। तथा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पर होती हैं, अर्थात इनकी कक्षीय चाल ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी पृथ्वी के समान होती है। यह सैटेलाइट पृथ्वी से प्राप्त सिग्नल्स को रिसीव करके व प्रवर्धित करके उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज देती हैं। सब्सक्राइबर्स की डिशेस इन्हें रिसीव कर लेती हैं। सैटेलाइट रिसीवर सैटेलाइट से प्राप्त सिग्नल को डिक्रिप्ट करता है। चूंकि सैटेलाइट को ट्रांसमिट किया गया सिग्नल इनक्रिप्ट अर्थात कोडेड होता है, यानी वो हमारा एक कोड में होता है और उसको हमारा सेटअप बॉक्स ही डिक्रिप्ट कर सकता है तथा यह इनक्रिप्टेड सिग्नल ही रिसीवर को प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चूंकि ट्रांसमिशन के समय वीडियो का, ये दोस्तों वीडियो लिखा हुआ है, कंप्रेशन व इंक्रिप्शन किया जाता है, अतः रिसीवर इस पर प्राप्त सिग्नल को डीकम्प्रेस करता है तथा इंटरप्रेट यानी डिक्रिप्ट या डिकोड करता है। कुछ सिस्टम्स लाइव टेलीविजन को डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर की भांति पॉज या रिवाइंड भी कर सकते हैं। रिसीवर से एचडी यानी हाई डिफिनीशन चैनल्स रिसीव करने हैं तो सब्सक्राइबर के पास एचडी टेलीविजन तथा केबल उपलब्ध होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग कुछ इस पर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सैटेलाइट टीवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से वीडियो व ऑडियो सिग्नल्स को अर्थ सरफेस पर सैटेलाइट डिशेस को ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब दोस्तों आपने ब्रॉडकास्ट शब्द कई बार सुना होगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना यानी प्रसारित करता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इन सैटेलाइट में ट्रांसपॉन्डर्स नामक उपकरण लगे होते हैं। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यह ट्रांसपॉन्डर्स सैटेलाइट पर सिग्नल्स रिसीव करके व उनकी प्रोसेसिंग करके उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो यह सिग्नल्स सामान्यतः सी बैंड, के यू बैंड व के ए बैंड में होते हैं। के यू बैंड क्या होता है? के यू बैंड 12 गीगाहर्ट्ज फॉर टेरिस्ट्रियल रिसेप्शन, 14 गीगाहर्ट्ज फॉर ट्रांसमिशन, के ए बैंड अपलिंक अराउंड 27.5 गीगाहर्ट्ज और 31 गीगाहर्ट्ज। बैंड रेंज इज 4 to 8 गीगाहर्ट्ज। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 1 गीगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियोज को पूरा देखते हैं, सही से पढ़ते समझते हैं तो आप बता सकते हैं कि 1 गीगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर वीडियो को पॉज कीजिए, अभी जाइए कमेंट करके बताइए कि 1 गीगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम लोग इसकी फिगर की बात करें तो ये हमारा सैटेलाइट है जो कि हमारा ऊपर लगा हुआ है और यह इससे हमारा जो एंटीना है घर का, यह मान लो कनेक्टेड है इसकी तरफ ही, सैटेलाइट एंटीना की तरफ ही ये छतरी हमारी मान लो करके लगाई जाती है और इस पर जो भी हमारी तरंगे आती हैं ये पैराबोलिक फॉर्म में होता है जो कि रिफ्लेक्ट करके
इस LNB को दे देता है। LNB क्या करती है, कोआक्सियल केबल के थ्रू एक रिसीवर को दे देती है। फिर रिसीवर उसको अपने हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करके, क्या क्वालिटी है पिक्चर वगैरह और उसको साउंड वगैरह सब ऐड करके एक हमारी स्क्रीन को दे दिया जाता है, जो कि डिस्प्ले होता है, वही हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सैटेलाइट टेलीविजन का डायग्राम है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट टू होम सिस्टम यानी DTH, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट DBS सिस्टम। दोस्तों, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में टीवी सिग्नल को सैटेलाइट से सीधे रिसीव किया जाता है और इसको इंडिविजुअल या कम्युनिटी रिसेप्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें KU बैंड, जिसकी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 12 गीगाहर्ट्ज तथा अपलिंक फ्रीक्वेंसी 14.5 से 14.8 गीगाहर्ट्ज का यूज किया जाता है। हालांकि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है। इसके अर्थ स्टेशन को डोमेस्टिक एरिया में स्थापित किया जा सकता है तथा डिश का साइज लगभग 0.2 से 0.8 मीटर तक रखा जाता है। DBS में KU बैंड का उपयोग करने के कई लाभ हैं, जैसे कि रिसीवर का डिफ्लेक्टेड डायमीटर 1 मीटर से कम होता है, अधिक गेन प्राप्त होती है, TIRP उच्च होती है तथा कई चैनल्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। DBS सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम चित्र 7.89 में प्रदर्शित है। इसके दो भाग होते हैं, आउटसाइड यूनिट तथा इनसाइड यूनिट। अब हम लोग फिगर की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी DBS सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। ये हमारी आउटसाइड यूनिट है और ये हमारी इनसाइड यूनिट है। ठीक है दोस्तों, आउटसाइड यूनिट की बात करें तो यहाँ पर लो नॉइज एम्पलीफायर लगा हुआ है। सबसे पहले ये डाउन कन्वर्टर में जाता है और यहाँ पर एक हमारी केबल लगी हुई है। फिर ये एम्पलीफायर में जाता है और फिर डाउन कन्वर्टर में जाता है। ये इनसाइड यूनिट की बात हो रही है। पहले से इनसाइड यूनिट में देने से पहले आउटसाइड यूनिट को ही लो नॉइज एम्पलीफायर तथा डाउन कन्वर्टर से दिया जाता है और फिर इनसाइड यूनिट में भी एम्पलीफायर और डाउन कन्वर्टर लगा होता है और इसी से हमारा एक ट्यूनेबल लोकल ऑसिलेटर जुड़ा होता है। ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। और इसके इंटरनल सर्किटरी की बात करें तो इसके अंदर कई सारे इंडक्टर कैपेसिटर जैसी चीज़ें लगी होंगी। फिर उसके बाद ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है, जो कि हमारा फिल्टर कर देता है। फिर वीडियो बेस बैंड यहाँ से हमको मिल जाता है और डीमॉड्यूलेटर उसको डीमॉड्यूलेट कर देता है। फिर बाकी आगे टीवी सेट को दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें आउटसाइड यूनिट की, तो इसमें एक रिसीविंग एंटीना होता है, जो कि लो नॉइज एम्पलीफायर कन्वर्ट कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली फीड करता है। रिसीविंग एंटीना में एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, जिसमें एक्टिव एलिमेंट के रूप में हॉर्न का यूज किया जाता है। आउटसाइड यूनिट का ब्लॉक डायग्राम चित्र में प्रदर्शित है। दोस्तों, DBS सिस्टम का आउटसाइड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका ब्लॉक डायग्राम ये देखिए, पैराबोलिक फॉर्मेट यानी पैराबोलिक शेप का एंटीना लगा हुआ है। फिर हमारा BPF लगा हुआ है यानी बाईपास फिल्टर लगा हुआ है। फिर उसके बाद GASFET मतलब गैलियम आर्सेनिक फील्ड इम्पैक्ट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा जाता है GASSBD यानी गैलियम आर्सेनिक शॉटकी बैरियर डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर उसके बाद इसी से BPF में जाके एम्पलीफायर में जाता है। फिर कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर ये स्पीकर शायद लगा हुआ है और इसके बाद नीचे जाके VR यानी विजुअल रियलिटी में जाता है और इसके नीचे ही BPF लगा हुआ है। फिर बाईपास फिल्टर की बात करें और यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर के साथ साथ ही गन डायोड डाई इलेक्ट्रिक रेसोनेटर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इनसाइड यूनिट की। तो कोआक्सियल केबल से प्राप्त सिग्नल को 950 से 1450 मेगाहर्ट्ज को इनसाइड यूनिट एम्पलीफाई करता है और चैनल सेलेक्टर सर्किट को दे देता है, जो कि वांटेड चैनल को सेलेक्ट करता है। सेलेक्टेड चैनल को फिर से डाउन कन्वर्ट किया जाता है। सॉरी दोस्तों, कन्वर्ट होना चाहिए। इसके लिए एक लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर का यूज करके 70 मेगाहर्ट्ज की IF प्राप्त की जाती है। इस FM IF कैरियर को डिमॉड्यूलेट किया जाता है और प्राप्त बेस बैंड सूचना की सहायता से मूल पिक्चर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीडियो ऑन डिमांड की, क्या यानी यूजर की डिमांड के हिसाब से वीडियो देना। तो देखते हैं, वीडियो ऑन डिमांड वह सिस्टम है जिसमें यूजर्स उपलब्ध सिलेक्शन में से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फिल्म या प्रोग्राम का चयन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही होंगी। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।